हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जो कि सच में काफी बढ़िया डायनामाइट शो था। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन सी देखने को मिली है। इसीलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें ऑरेंज कैसिडी अपनी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप अपने फॉर्मर फ्रेंड व्हीलर यूथा के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच की शुरुआत में ऑरेंज कैसिडी तो एज ए फ्रेंड ये मैच रेसल करना चाहते थे, लेकिन व्हीलर यूथा ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि व्हीलर यूथा अब ऑरेंज कैसिडी के फ्रेंड नहीं रहे। और यहाँ पर व्हीलर यूथा ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर कैसिडी यहाँ पर व्हीलर यूथा का अटैक रिवर्स कर उन पर ही काफी भारी पड़ रहे थे। इसीलिए यहाँ पर मिड मैच क्लूडियो ने आकर व्हीलर यूथा को मोटिवेट किया, जिसके बाद क्लूडियो और ऑरेंज कैसिडी इन्होंने इस मैच के अंदर अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो की ओपनिंग के अंदर एक काफी बढ़िया मैच रहा है। और मैं आपको हर बार कहता हूँ कि हर एक डायनामाइट शो के ऊपर एक पेपर लेवल का मैच तो होता ही है, और प्रोबेबली इस वीक के डायनामाइट शो का ये मैच उसी पेपर लेवल का मैच था, क्योंकि इस मैच के अंदर कैसिडी और यूथा एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से पहचानते थे। इसीलिए हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स और बहुत ही बढ़िया काउंटर मूव्स देखने को मिले हैं। और इस मैच के अंदर ऐसे सीमलेस ट्रांजिशंस हो रहे थे, जो देखकर इस ओपनिंग मैच के अंदर ही पूरा का पूरा क्राउड दिस इज ऑसम के चैंट्स कर रहा था, जिससे तो आप समझ सकते हैं कि ये मैच कितना बढ़िया मैच होगा। और इस मैच के आखिर में ये दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे को हराने के लिए एक दूसरे की मूव्स इस्तेमाल कर रहे थे। पर इस सब के बावजूद भी जब यहाँ पर बात नहीं बनी, तो ऑरेंज कैसिडी ने आउट ऑफ नोवेयर व्हीलर यूथा के ऊपर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगा दिया, लेकिन यूथा यहाँ पर किक आउट कर पाए, जो देखकर ऑरेंज कैसिडी काफी सरप्राइज थे। और यहाँ पर कैसिडी ने डायरेक्टली यूथा के ऊपर अपना दूसरा सिग्नेचर यानी कि बीच ब्रेक लगा दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर व्हीलर यूथा किक आउट कर पाए, जो देखकर ऑरेंज कैसिडी तो काफी सरप्राइज हो रहे थे। पर जैसे यहाँ पर यूथा उठने के लिए गए, तो उतने में ऑरेंज कैसिडी ने व्हीलर यूथा पर दूसरी बार अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगाकर यूथा को पिन कर ये मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो गाइस सच में डायनामाइट शो की ओपनिंग के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है। पर ये मैच खत्म होने के बाद भी यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी व्हीलर यूथा से गले मिलने के लिए जा रहे थे, पर इतने में यहाँ पर क्लूडियो आ गए और क्लूडियो ने व्हीलर यूथा को बुला लिया। और क्लूडियो की बातें सुनकर व्हीलर यूथा यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी को अकेला छोड़कर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के साथ चले गए। तो यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके स्टोरी के अंदर क्या होता है, या फिर ये सिर्फ एक वन टाइम थिंग थी। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पैकेट बैकस्टेज में इविल उनो और हैंगमैन पेज का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर रेने पैकेट इविल उनो से पूछ रही थी कि जॉन मॉक्सली के खिलाफ के मैच के लिए अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। पर यहीं पर बात करते हुए एडम पेज ने कहा कि आप जॉन मॉक्सली के लिए कभी प्रिपेयर नहीं कर सकते। और यहाँ पर पेज इविल उनो को इंटरप्ट कर रहे थे, इसीलिए इविल उनो ने गुस्से में हैंगमैन पेज से कहा कि उन्होंने बार बार देखा है कि हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर को उनकी स्टोरी लाइन से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन जब कभी उन्हें डार्क ऑर्डर की जरूरत होती है तब वो पास आते हैं। और आज तक डार्क ऑर्डर हैंगमैन पेज के कहने के ऊपर ऑपरेट कर रहा था, लेकिन अब नहीं, अब डार्क ऑर्डर को भी अपने आप को प्रूव करना है। और अगर इविल उनो और मॉक्सली के मैच के अंदर हैंगमैन पेज अगर आते हैं, तो इविल उनो ये बात सहन नहीं करेंगे। जो बातें यहाँ पर इविल उनो ने कही, तो यहाँ पर मेन इवेंट के अंदर देखने के लिए मजा आने वाला था, क्योंकि यहाँ पर इविल उनो ने हैंगमैन पेज को डायरेक्टली इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने के लिए मना कर दिया था। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रिकी स्टार्स आकर बात करते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर आकर बात करते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि काफी दिन हो गए रिकी स्टार्स जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी के पीछे पड़े हुए हैं, और जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ने क्लियर कर दिया है कि रिकी स्टार्स कुछ भी कर ले, क्रिस जेरिको उनके खिलाफ कोई मैच रेसल नहीं करने वाले। और अब रिकी स्टार्स को भी रियलिटी फेस करनी पड़ेगी कि उनके और क्रिस जेरिको के बीच में कोई मैच नहीं होगा। इसीलिए अब रिकी स्टार्स रेवोल्यूशन पेपर पर अपने आप के लिए दूसरा मैच चाहते हैं, और इसके लिए यहाँ पर स्टार्स एक ओपन कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं। और स्टार्स चाहते हैं कि जो कोई सुपरस्टार रिकी स्टार्स के खिलाफ रेवोल्यूशन पेपर पर मैच चाहता है, वो यहाँ पर आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। और रिकी स्टार्स की ऐसी बातें कहने के बाद सरप्राइजिंगली यहाँ पर क्रिस जेरिको आ गए, और यहाँ पर आकर बात करते हुए जेरिको ने कहा कि जेरिको को पता है कि रिकी स्टार्स क्या कर रहे हैं। रिकी स्टार्स से दिखा रहे हैं कि वो क्रिस जेरिको से मूव ऑन हो चुके हैं, जिससे कि क्रिस जेरिको यहाँ पर आकर रिकी स्टार्स के खिलाफ एक मैच देने के लिए मान जाए। पर जेरिको ऐसा नहीं करने वाले, जो बातें यहाँ पर जेरिको ने कही। और जेरिको के ऐसे कहने के बाद यहाँ पर पीटर एवलॉन आ गए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आए थे। पर गुस्से में जेरिको ने पीटर एवलॉन के ऊपर अटैक कर दिया और जेरिको रिंग के अंदर आ गए। और रिकी स्टार्स से बात करते हुए जेरिको ने कहा कि रिकी स्टार्स तब तक जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी से मूव ऑन नहीं हो सकते जब तक कि जेरिको नहीं चाहते। और रेवोल्यूशन पेपर ऊपर भी क्रिस जेरिको रिकी स्टार्स को नहीं छोड़ने वाले। और जेरिको की बातें सुनकर रिकी स्टार्स ने जेरिको से पूछा कि क्या इसका मतलब है कि जेरिको रेवोल्यूशन पेपर ऊपर रिकी स्टार्स के खिलाफ कोई मैच देने वाले हैं। जिस पर बात
करते हुए जेरिको ने कहा कि हाँ, जेरिको रिकी स्टार्स के खिलाफ एक मैच भी दे सकते हैं और उन्हें हरा भी सकते हैं, लेकिन रिकी स्टार्स ने कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनका ईगो बीच में आता है और शायद वो रिकी स्टार्स को जेएस की मदद के अलावा हरा भी नहीं पाएंगे। और रिकी स्टार्स के ऐसे कहते ही जेरिको ने कहा कि उन्हें हरा सकते हैं और अगर वो चाहे तो ही के कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लेंगे, लेकिन उनके पास कोई पेन नहीं है। लेकिन रिकी स्टार्स ने उन्हें पेन भी दे दी और यहाँ पर जेरिको ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जेरिको ने यह भी कहा कि जेरिको सबसे स्मार्ट है और उन्हें कोई आउटस्मार्ट नहीं कर सकता। और एक कहकर यहाँ पर जेरिको यहाँ जा रहे थे, लेकिन हमने यहीं पर देखा कि गाइस रिकी स्टार्स ने क्रिस जेरिको को आउटस्मार्ट कर उनसे रेवोल्यूशन पे पर एक मैच ले लिया है। तो देखना पड़ेगा कि जब रिकी स्टार्स और क्रिस जेरिको इनके बीच में रेवोल्यूशन पे पर मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है और इस मैच के अंदर कौन जीतता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टैग टीम चैंपियनशिप बैटल रॉयल मैच के लिए सभी टैग टीम्स यहाँ पर मैच जीतने के लिए अपनी दावेदारी पेश करती हुई दिखाई दी, जिसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर द अक्लेम्ड एक टैग टीम मैच के अंदर फर्म के ली मोरियार्टी और बिग बिल को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये टैग टीम मैच डायनामाइट शो पर एक रेगुलर टैग टीम मैच की तरह चल रहा था, जहां हमें इस मैच में काफी बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिल रहा था और द अक्लेम और बिग बिल और लिव मोरियार्टी इनके बीच में काफी काटी की टक्कर चल रही थी। पर इस सब के बावजूद भी ये मैच देखने के लिए मजा नहीं आ रहा था। पर इतने में यहाँ पर द गन्स आ गए और गन्स यहाँ पर द अक्लेम को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, जिस चीज से मैच देखने के लिए काफी मजा आ रहा था क्योंकि अब द अक्लेम को एक नहीं बल्कि दो टारगेट से निपटना था। और यहीं पर द गन्स ने एक टाइम के लिए अपने फादर यानी कि बिली गन के ऊपर अटैक कर दिया, जो देखकर द अक्लेम काफी गुस्सा हो गई और द अक्लेम गन्स के पीछे भागने के लिए गई। और इस चीज का फायदा उठाकर बिग बिल और ली मोरियार्टी अक्लेम के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन बिग बिल को रिंग के बाहर कर द अक्लेम ने ली मोरियार्टी पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर द अक्लेम ने ये मैच जीत लिया है। जो देखकर यहाँ पर गन क्लब काफी नाराज हो रहा था क्योंकि गन क्लब की इतना ट्राई करने के बाद भी द अक्लेम ये मैच जीत चुका है। तो देखना पड़ेगा कि इनके बीच में आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टोनी श्वा ने क्रिश्चियन केज का इंटरव्यू लेने के लिए आते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर क्रिश्चियन केज अपने इस इंटरव्यू के लिए आ ही रहे थे कि जंगल बॉय ने पीछे से आकर क्रिश्चियन केज के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर जंगल बॉय क्रिश्चियन केज पर काफी तगड़ा अटैक कर यहाँ से चले गए, जो देखकर काफी सरप्राइजिंग चीज थी। पर यहाँ पर जंगल बॉय स्टील चेयर लाने के लिए गए थे और जंगल बॉय यहाँ पर स्टील चेयर लाकर क्रिश्चियन केज के गले के नीचे रखकर उन पर दूसरे स्टील चेयर से अटैक करने के लिए गए। पर ये करने के लिए वो हिचकिचा रहे थे और इस चीज का फायदा उठाकर क्रिश्चियन केज ने यहाँ पर जंगल बॉय पर एक लो ब्लो लगा दिया और उसके बाद जंगल बॉय पर उसी स्टील चेयर से अटैक किया और जंगल बॉय का सिर स्टील चेयर के ऊपर इतना जोर से पटका कि जंगल बॉय के सिर से खून निकल रहा था, जो देखकर हम समझ सकते हैं कि जंगल बॉय और क्रिश्चियन केज की राइवलरी और भी इंटेंस हो रही है। तो देखना पड़ेगा कि आगे इनकी स्टोरी में क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर समोआ जो का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए समोआ जो ने कहा कि समोआ जो ने पहले ही वार्डलो से उनके फादर की निशानी छीन ली है और ये अपनी हार मानकर वार्डलो को आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन वार्डलो फिर एक बार समोआ जो के पीछे आ रहे हैं और ये वार्डलो की सबसे बड़ी गलती है क्योंकि रेवोल्यूशन पे पर भी वार्डलो हारेंगे ही, जो बात यहाँ पर समोआ जो ने कही। तो देखना पड़ेगा कि अब रेवोल्यूशन पे पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर सरेया 1-on-1 मैच के अंदर स्काई ब्लू को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच सरेया के एक रेगुलर मैच की तरह ही था, जहाँ पर मैं यूजुअली स्काई ब्लू की तरह एक छोटी रेसलर सरेया जैसे टॉप स्टार के खिलाफ एक बहुत ही बढ़िया मैच डिलीवर करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। और ये देखने के लिए भी काफी मजा आ रहा था क्योंकि जब कभी स्काई ब्लू इस मैच के अंदर डोमिनेट करने के लिए जाती तो टोनी स्टॉर्म यहाँ पर स्काई ब्लू को डिस्ट्रैक्ट कर देती, जिस चीज का फायदा उठाकर सरेया इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लेती। और गाइस कहना पड़ेगा कि सरेया ने इस मैच के अंदर जितना भी रेसल किया है वो देखने के बाद लग रहा है कि सरेया प्रोबेबली पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और वो फुल ऑन स्विंग के अंदर रेसल कर पा रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जब इस मैच के आखिरी मोमेंट्स के अंदर स्काई ब्लू ने सरेया के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और सरेया को पिन कर दिया, तो टोनी स्टॉर्म ने फिर एक बार यहाँ पर रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे कि स्काई ब्लू ये मैच नहीं जीत पाए और उन्होंने गुस्से में टोनी स्टॉर्म पर अटैक कर दिया। और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर स्काई ब्लू के ऊपर अपना सबमिशन लगाकर सरेया ने ये मैच सबमिशन के सहारे जीत लिया है। और ये मैच जीतने के बाद फिर एक बार यहाँ पर सरेया और टोनी स्टॉर्म स्काई ब्लू के ऊपर लूजर रखने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर जेम हेटर और ब्रिट बेकर आ गई, जिन्हें देखकर सरेया और टोनी स्टॉर्म यहाँ से भाग गए। पर यहीं पर एम की दूसरी तरफ से रूबी सोहो भी आ गए, जिससे कि सरेया और टोनी स्टॉर्म इन दोनों के बीच में फंस चुकी थी। लेकिन यहाँ पर रूबी सोहो ने क्लियर कर दिया है वो किसी के साथ नहीं है, वो यहाँ पर चैंपियनशिप्स लेने के लिए आने वाली है। तो देखना पड़ेगा कि विमेंस डिवीजन की इस कंफ्यूजन स्टोरी के अंदर आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा कौन किसके साथ है कौन किसके खिलाफ है और यहाँ पर चैंपियनशिप मैच कौन सा हो सकता है। पर इसके बाद हमें ब्रायन डेनियल्सन इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आकर कुछ कहते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए ब्रायन डेनियल्सन ने कहा कि ब्रायन ने सुना है कि लास्ट वीक एमजेएफ कह रहे थे कि एमजेएफ ब्रायन को हेट करते हैं। आज तक सबसे बुरी चीजें एमजेएफ ने की है और एमजेएफ ब्रायन को हेट करते हैं। एमजेएफ ने ब्रायन के दोस्तों को हार्म किया है और एमजेएफ ब्रायन को हेट करते हैं।
एमजेएफ ने ब्रायन के ऊपर बाउंड्री रखी थी और ब्रायन को इंजोर्ड करने की कोशिश की थी और एमजेएफ ब्रायन को हेट करते हैं। एमजेएफ ने ब्रायन के मेंटर यानी कि विलियम रीगल को हॉस्पिटलाइज किया है और फिर भी एमजेएफ ब्रायन को किस तरीके से हेट करते हैं, जो बातें यहाँ पर ब्रायन कह ही रहे थे कि तभी यहाँ पर एमजेएफ आ गए और यहाँ पर ब्रायन से बात करते हुए एमजेएफ ने कहा कि ब्रायन को नहीं पता कि एमजेएफ ब्रायन को हेट क्यों करते हैं और ये बात अब एमजेएफ ब्रायन को बताने वाले हैं, क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि एमजेएफ को लगता है कि पूरी दुनिया काफी बुरे लोगों से भरी हुई है और यहाँ पर सब लोग एक दूसरे को हेट करते हैं। और ये एमजेएफ को तब तक लगता रहा जब तक कि एमजेएफ की लाइफ के अंदर कोई लड़की नहीं आई और उसने एमजेएफ को समझाया कि पूरी वर्ल्ड के अंदर काफी बुरे लोग नहीं होते। और ये सुनने के बाद एमजेएफ को भी अच्छा लगा और उसकी तरफ देखकर एमजेएफ ने सोचा कि वर्ल्ड के अंदर अच्छे इंसान भी होते हैं और इसलिए एमजेएफ उसके साथ अपना सबसे बड़ा सपना कंप्लीट करने के लिए गए। एमजेएफ उसके साथ अपनी फैमिली तैयार करने के लिए गए और एमजेएफ ने उसे प्रपोज किया, लेकिन वो भी एमजेएफ को छोड़कर चली गई और उसके पीछे का रीजन ये था कि वो भी एमजेएफ को हेट करती है। और इसके बाद एमजेएफ की लाइफ के अंदर कुछ नहीं बचा। एमजेएफ अब सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप को प्यार करते हैं और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ही एमजेएफ की लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है और इसके बगैर अब एमजेएफ नहीं जी सकते। और ब्रायन के पास तो सब है जो कि एमजेएफ के पास नहीं है, जैसे कि फैमिली, पर फिर भी ब्रायन कहते हैं कि प्रो रेसलिंग ब्रायन को उनकी फैमिली से भी आगे आती है, जबकि एमजेएफ के लिए फैमिली सब कुछ है। और एमजेएफ के ऐसे कहने के बाद ब्रायन का ऐसा कहना ये एमजेएफ के मुंह के ऊपर एक सीधा तमाचा है, क्योंकि एमजेएफ वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद एमजेएफ को एक फैमिली चाहिए पर ब्रायन को सिर्फ रेसलिंग चाहिए। इसलिए एमजेएफ को फील होता है कि एमजेएफ को किसी ने डाउनग्रेड किया है, इसलिए एमजेएफ ब्रायन को रेवोल्यूशन पेपर ऊपर नहीं छोड़ने वाले और वो ब्रायन को इस तरह से डिस्ट्रॉय करने वाले हैं कि उनकी फैमिली भी उनको नहीं पहचानेगी। और इसके बाद एमजेएफ ने टीवी पर ब्रायन के बच्चों से बात करते हुए कहा कि एमजेएफ ब्रायन को इतनी बुरी तरीके से मारने वाले हैं कि ब्रायन कभी अपने बच्चों के साथ खेल भी नहीं पाएंगे। जो बातें करते हुए एमजेएफ रिंग के अंदर आए और एमजेएफ की इन बातों से ब्रायन इतना गुस्सा हो गए कि ब्रायन ने एमजेएफ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में काफी खतरनाक ब्रॉल हो रहा था, जो कि यहाँ पर AEW स्टाफ ने आकर रोक लिया। पर फिर भी ये दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे के ऊपर जा जाकर अटैक कर रहे थे, पर आखिरकार किस तरीके से सभी स्टाफ और सिक्योरिटी इन सबको अलग करने के लिए कामयाब हुआ, जिससे हम समझ सकते हैं कि अब एमजेएफ और ब्रायन डेनियल्सन इनके बीच की स्टोरी काफी इंटेंस हो चुकी है। तो देखना पड़ेगा कि इनके बीच में आगे क्या होता है। पर सच में फिर एक बार इस वीक के डायनामाइट शो का एमजेएफ का प्रोमो एक काफी बढ़िया प्रोमो रहा है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इसके बाद हमने डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि टोनी शिवानी बैकस्टेज में जेमी हेटर का इंटरव्यू ले रहे थे और टोनी शिवानी जेमी हेटर से पूछ रहे थे कि वो रेवोल्यूशन पेपर ऊपर क्या करने वाली है, किस सुपरस्टार को चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी देने वाली है। और यहाँ पर बात करते हुए जेमी हेटर ने कहा कि अगर वो सराय की तरफ देखते हैं तो उन्हें वर्दी चैलेंजर लगती है, क्योंकि उन्होंने आज तक अपना एक भी मैच नहीं हारा। पर दूसरी तरफ रूबी सोहो है जिन्होंने कि बार बार अपने आप को प्रूव किया है, इसलिए वो थोड़ी फार कंफ्यूज है कि रेवोल्यूशन पेपर ऊपर वो किस सुपरस्टार को एक चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी दे। पर फाइनली वो एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंची है कि क्यों ना ये मैच एक 3-वे मैच कर दिया जाए, जिससे कि वो सराय और रूबी सोहो इन दोनों को एक साथ ही हरा सकती है। जो बातें यहाँ पर जेमी हेटर ने कही, जिससे तो हम समझ सकते हैं कि हमें प्रोबेबली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि ये मैच इतना बढ़िया मैच होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए एक बैटल रॉयल मैच देखने को मिला, जिस बैटल रॉयल मैच के अंदर काफी सारी टैग टीम्स इन्वॉल्व थी। और गाइस ये बैटल रॉयल मैच है जो कि काफी लंबा चला, इसलिए हम इस पूरे के पूरे बैटल रॉयल मैच के बारे में बात नहीं करने वाले। हम इस मैच के सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि स्मार्ट मास स्टर्लिंग की टीम इस मैच के अंदर कम्पीट कर रही थी, इसीलिए यहाँ पर स्मार्ट मास स्टर्लिंग के ऊपर का अपना गुस्सा निकालने के लिए मार्क ब्रिस्को ने यहाँ पर आकर स्मार्ट मास स्टर्लिंग और उनकी टीम के ऊपर अटैक कर उन्हें इस मैच से एलिमिनेट करने के लिए मदद की, जिसके बाद इस मैच के अंदर काफी सारे एलिमिनेशंस हुए। और गाइस सरप्राइजिंग एक टाइम के लिए रूश ने इस मैच के अंदर पेंटा को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया और इसका बदला लेते हुए रे फिनिश ने रूश और उनकी पूरी टीम को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया और 2.0 बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। इसलिए यहाँ पर डैन हाउस ने आकर 2.0 को कर्स कर दिया, जिस चीज से 2.0 भी इस मैच से एलिमिनेट हो गई। और इस मैच के आखिर में सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे, जेफ जेरेट, जे लिथल और ट्रेंट। और यहाँ पर जेफ जेरेट और जे लिथल मिलकर ट्रेंट पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, लेकिन एक टाइम के लिए ट्रेंट, जेफ जेरेट और जे लिथल दोनों को इस मैच से एलिमिनेट करने के लिए गए, पर सतनाम सिंह ने उन्हें बचा लिया। और इसके बाद जब जेफ जेरेट और जे लिथल ने ट्रेंट को इस मैच से एलिमिनेट करने का चाहा, तब ऑरेंज कैसिडी ने उन्हें बचा लिया। और ये देखकर जे लिथल गुस्से में ट्रेंट की तरफ जा रहे थे, पर ट्रेंट ने जे को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। और यहाँ पर संजय दत्त इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने के लिए आ रहे थे, जो देखकर डैन हाउसन उनके पीछे भागते हुए उन्हें रैंप पर दूर भगाकर ले गए। और जेफ जेरेट देख रहे थे, पर इतने में ट्रेंट ने जेफ जेरेट को एलिमिनेट कर दिया। पर सतनाम सिंह ने उन्हें कैच कर और दोबारा से रिंग के अंदर रख दिया, जिस चीज का फायदा उठाकर ट्रेंट पर अपना फिनिशर लगाकर जेफ जेरेट ने ट्रेंट को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। और जेफ जेरेट और जे लिथल ये मैच जीत चुके हैं और वो रेवोल्यूशन पेपर पर ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं। तो देखना पड़ेगा कि अब रेवोल्यूशन पेपर पर जेफ जेरेट और जे लिथल टैग टीम चैंपियंस बन पाते हैं या नहीं।
पर ये मैच भी एक बढ़िया मैच रहा जहाँ पर हमें काफी सारे स्टोरीज देखने को मिले हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हाउस ऑफ ब्लैक ने कहा कि हाउस ऑफ ब्लैक ने कहा था कि वो इस कंपनी के मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। और हाउस ऑफ ब्लैक के एक्शन से सब लोगों को पता चल ही चुका होगा कि वो यहाँ पर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। वो यहाँ पर द एलीट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो इस कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन रेवोल्यूशन पेपर से पहले हाउस ऑफ ब्लैक द एलीट के साथ एक फेस टू फेस मीटिंग चाहता है। जो बात यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक ने कही तो देखना पड़ेगा कि अब हाउस ऑफ ब्लैक और द एलीट के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट करने के लिए आते हुए दिखाई दिए, पर टोनी खान को लगता है कि अनाउंसमेंट AEW कंपनी किसी स्टार ने करनी चाहिए। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने कही, और टोनी खान के ऐसे कहते यहाँ पर एडम कोल आ गए और एडम कोल ने अनाउंसमेंट की। और गाइस ये बड़ी अनाउंसमेंट ये है कि AEW मार्च में अपने कंपनी के अंदर एक और नई वीकली टीवी शो लाने वाली है, जिसका नाम है AEW ऑल एक्सेस, जो कि हमें डायनामाइट शो के ठीक बाद देखने को मिलेगा, जहाँ पर हमें इस शो के ऊपर AEW के बैकस्टेज सीक्रेट्स पता चलेंगे, जिससे कि पूरा का पूरा रॉ लुक, जिसको लेकर और अपडेट्स मैं आपको आने वाले वीडियोस के अंदर बताऊंगा। पर फिलहाल के लिए AEW ने अपनी इस नई शो की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जेफ जेरेट और जे लिथल AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के बाद बैकस्टेज में काफी खुश होते हुए दिखाई दिए। और इतने में यहाँ पर गन क्लब आ गया, जो कि यहाँ पर चाहता था कि वो रेवोल्यूशन पेपर से पहले द क्लेम को पुट डाउन करने के लिए जेफ जेरेट और जे लिथल द गन्स की मदद करे। और संजय दत्त ने भी यहाँ पर कहा कि वो ये चीज कंसिडर करेंगे, तो देखना पड़ेगा कि इनके बीच में आगे क्या होता है। पर इसके बाद AEW ने अगले डायनामाइट और अगले रैम्पेज शो के लिए काफी सारी चीजें एडवर्टाइज की है। जो क्या है ये जानने के लिए ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर वहां पर आर्टिकल्स पढ़ना मत भूलना। और अगर आप वहां पर जा ही रहे हैं तो लेकिन ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ही ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि आपको AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन के ऊपर पता चलती है। इसलिए ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और ऐसे ही इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदने के लिए ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। और हाँ, ये वीडियोस थोड़ी फार पुराने हैं, इसीलिए अगर आपको इन वीडियोस के अंदर मेरी बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि तब मेरे पास यूट्यूब के ऊपर उतना एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर मैं जॉन मॉक्सली इविल उनो को एक 1-on-1 मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे ही इविल उनो ने जॉन मॉक्सली पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर जॉन मॉक्सली इविल उनो के अटैक का जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। और ये देखकर एक टाइम के लिए जॉन मॉक्सली ने हड़बड़ाहट में इविल उनो का मास्क फाड़ दिया, जिससे कि मॉक्सली इस मैच के अंदर अपना थोड़ा फार कमबैक तो कर पाए, लेकिन फिर भी इविल उनो इस मैच के अंदर पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे थे। और थोड़ी देर तक जॉन मॉक्सली इविल उनो से दूर भी भाग रहे थे। और इस चीज का फायदा उठाकर जॉन मॉक्सली ने इविल उनो को स्टील स्टेप्स के ऊपर फेंक मारा, जिससे कि इविल उनो के सिर से खून निकल रहा था। लेकिन फिर भी इविल उनो मॉक्सली के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे। लेकिन इस बार मॉक्सली ने उनो का अटैक रिवर्स कर उन पर एक बुलडॉग चोक लगा दिया, जो तोड़ने का इविल उनो काफी ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो सहन नहीं कर पाए और वो यहाँ पर पास आउट हो गए, जिससे कि जॉन मॉक्सली ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो मेन इवेंट के हिसाब से उतना बढ़िया मैच तो नहीं था, पर ये मैच खत्म होने के बाद भी जॉन मॉक्सली इविल उनो को नहीं छोड़ रहे थे, जो देखकर डार्क ऑर्डर ने यहाँ पर आकर जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और ये देखकर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने यहाँ पर आकर डार्क ऑर्डर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इतने में यहाँ पर हैंगमैन पेज आ गए, जो भी यहाँ पर मॉक्सली के ऊपर अटैक कर रहे थे। और हैंगमैन पेज ने बार्ब वायर लेकर मॉक्सली के सिर पर उससे अटैक किया, जिससे कि फिर एक बार मॉक्सली का यहाँ पर खून निकला। और जब हैंगमैन पेज मॉक्सली पर बकशॉट लैरिएट लगाने के लिए गए तो मॉक्सली यहाँ पर हैंगमैन पेज से दूर भाग गए और ये दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे की तरफ स्टे डाउन करते हुए इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया। जो शो मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही जबरदस्त शो रहा है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये डायनामाइट शो कैसा लगा। पर सच में इस वीक का डायनामाइट शो भी एक बहुत ही जबरदस्त शो रहा है। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?